एक तो कॉपीज दे देता हूँ तुम्हारी मैग्नेटिज्म की। आकांक्षा नंबर भी बोल देता हूँ, 10 नंबर। नेहा देवरा 11, अंशुल शर्मा 11। क्या वो सब इस बैच में कैसे आ गया आज? मुदित पोरवाल कैंसिल हो गई मीन्स आज, या छुट्टी लगा दी मैंने। राहुल शर्मा 7, नेहा भाटिया, अंकुर भारद्वाज, गिन्नी, संध्या 15 पूरे। एकता 13, अपूर्वा 11.5, हिना जैन के भी 15 हैं, 2 जनों के 15-15 पूरे। मिथुन, भौमिक नहीं है, भौमिक, असीम 8, नीतू, अर्पित जैन 6.5, कपिल कुमार जांगीड़ 11.5, तन्मय पारिक 11.5, देवेंद्र नागर, विश्वास गालव, ऋषभ, दीप कमल, विनीता, अनिरुद्ध गुप्ता 5, अनु सक्सेना 7.5, रचित, विनीत गोयल 9.5, नितेश सूत्रधार 14, उदिता 4, पमेश शर्मा 11, श्वेतांग 7, आकांक्षा त्रिवेदी 8, मिरिन 10, सचिन मालव 6.5, जय किशन 12.5, आदित्य, कोमल, उषा, आशा, सृष्टि, क्या हो गया 2 नंबर, आकृति 5, अमन 5.5, उत्कर्ष 10, सौरभ शर्मा 7.5, पवन चित्तौड़ा 7, निर्मला, रोहित पारेदा, श्रुति, करण कौशिक कहाँ गया है पता है किसी को? नेहा, वशिष्ठ, निखिल 10.5, ऋषिराज, राहुल विजय 12, पंकज गुप्ता 7.5, अभिजीत शर्मा 6। मिल गया सबको? बाद में दिया था, बाद में मिलेगी। मैंने तुमको पढ़ा दिया सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, और उसके आगे पढ़ोगे सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली के बाद अगर सर्किट में सिर्फ इंडक्टर प्रेजेंट हो तो क्या होगा। नेक्स्ट आर्टिकल, सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली।
तो एक डीसी सर्किट बनाओ जिसमें सिर्फ इंडक्टर प्रेजेंट होगा। डीसी सर्किट नहीं, एसी सर्किट। एक एसी सर्किट बनाओ जिसमें सिर्फ एल इंडक्शन कॉइल लगी होगी। तो ऐसी सिचुएशन में हमें यह पता करना होगा कि करंट और वोल्टेज किस तरह से रिलेटेड होंगे। अगर मैं करंट सिग्नल को मेन सिग्नल लेता हूं, अप्लाइड सिग्नल, तो मुझे वोल्टेज का एक्सप्रेशन निकालने के लिए एक ऐसा रिलेशन चाहिए एल आई और वी के बीच, जिससे मैं वी पता कर सकूं। तो ऐसा कौन सा रिलेशन है जो इनको रिलेट करता है, एल आई और वी को? ये तो हो गया सर्किट, इंडक्टर एल, अप्लाइड सिग्नल आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। We know that V equal to minus L times di by dt। सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा था तुमने, ये रिलेशन है जो करंट और वोल्टेज को रिलेट कर रहे हैं। करंट नहीं आ रही इसमें, डी आई आ रहा है। तो मैं आई का एक्सप्रेशन यहाँ पे आई की जगह रख सकता हूँ, आई जीरो साइन ओमेगा टी, डिफरेंशिएट करके एल से मल्टीप्लाई करूंगा, वी मिल जाएगा। So V equal to minus L times d by dt of I0 sin omega t, और V equal to minus L times I0 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, sin ओमेगा t का डिफरेंशिएशन ओमेगा टाइम्स cos ओमेगा t। माइनस साइन को अकोमोडेट करना पड़ेगा, कोशिश करते हैं, नहीं तो कुछ और जुगाड़ देखेंगे। ओमेगा और एल, ओमेगा एल की जगह क्या लिख सकता हूं, एक्सएल इंडक्टिव रिएक्टेंस, आई जीरो एक्सएल कॉस ओमेगा टी। कंपैरिजन में दो प्रॉब्लम्स हैं, एक तो ये नेगेटिव साइन, जैसे आई जीरो एक्सएल को तो क्या लिख दूंगा मैं, जब सर्किट में सिर्फ इंडक्टर प्रेजेंट है तो जो Z है वो किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आर है ही नहीं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स के बराबर, और एक्स से सिर्फ इंडक्टेंस एल की वजह से, तो आई जीरो एक्सएल किसके बराबर हो गया, V0 के बराबर हो गया आई जीरो एक्सएल, क्योंकि एक्सएल हो गया Z के बराबर, Z हो गया एक्सएल के बराबर, Z की जगह क्या आ जाएगा एक्सएल, और करंट को जब मैं Z इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई करूंगा पीक वैल्यू ऑफ करंट को, तो मुझे क्या मिलेगी, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, और साथ में आएगा कॉस ओमेगा टी। बस ये माइनस साइन का क्या करना है वो देखना पड़ेगा। कॉस को तो साइन में बदल सकता हूं मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा, लिख सकता हूं साइन 90 प्लस थीटा, यानी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, थीटा की जगह ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 लिख सकता हूं कॉस ओमेगा टी को। तो फेस का कंपैरिजन हो जाएगा, पर माइनस साइन उसका देखना पड़ेगा। तो हम शुरू से ही हटा देते हैं उसको, माइनस ये काम नहीं आ रहा कहीं पे, न्यूमेरिकल रिलेशन लेकर, क्योंकि माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है या वोल्टेज इंड्यूस होती है
वो उस डायरेक्शन में है, ऐसी डायरेक्शन है उसकी कि उसी कॉस को अपोज करती है जिसकी वजह से वो एग्जिस्टेंस में आई है। या फिर मेरे पास एक लॉजिक और है कि माइनस साइन तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए आएगा, जो मेन ईएमएफ है उसके लिए तो प्लस आएगा। आइडियल कंडीशन में दोनों बराबर होते हैं, तो तुम दोनों लॉजिक लगा सकते हो। या तो तुम न्यूमेरिकली लिखकर माइनस साइन को हटाओ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा अक्रॉस द इंडक्टर। या तुम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर निकालना चाहते हो तो वो डायरेक्ट वोल्टेज होगा जो हम अप्लाई कर रहे हैं इससे, तो प्लस साइन आ जाएगा। आप बोलो। कर रहा हूं ना, V0 साइन, मुझे तो प्लस π/2 लाना है ना करंट के रिस्पेक्ट में। माइनस साइन क्यों आएगा? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो यहां प्लस किया है, तुम लिख सकते हो इट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर L, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर L। जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो तो डेफिनेटली -L टाइम्स di/dt होगा, पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो इतना ही होगा और प्लस में होगा। एक फॉरवर्ड है, एक बैक है, बैक ईएमएफ। बैक ईएमएफ में आता है माइनस साइन। फैराडे ने तो बैक ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन दिया था। जो सोर्स वोल्टेज ड्रॉप करवा रहा है इस पे वो तो प्लस होगा। या फिर ये लॉजिक समझ में नहीं आता तो दूसरा लॉजिक इस्तेमाल कर सकते हो, न्यूमेरिकली हम माइनस साइन को ड्रॉप कर सकते हैं, न्यूमेरिकली वर्ड लगाकर, दोनों तरह से कर सकते हैं। तो अब ये एक्सप्रेशन इस फॉर्मेट में आगे तुम इसे कंपेयर कर सकते हो, v = v0 sin ओमेगा t प्लस π/2 को I = I0 sin ओमेगा t से, और तुम्हें पता चल रहा है कि फेज में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। तो लैंग्वेज लिखोगे इतना एक्सप्रेशन लिखने के बाद। 10 comparing the above two expressions, thus comparing the above two expressions for current and voltage, comparing the above two expressions for current and voltage, comma, it is clear that voltage is leading the current by an angle π/2. Voltage is leading the current by an angle π/2. तीसरा सर्किट देखेंगे। नेक्स्ट, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। अगर सर्किट में सिर्फ कैपेसिटर, अच्छा यहाँ इसके बाद जगह छोड़ना, प्रैक्टिस करनी है तुम्हें। 3 डायग्राम आएंगे, वेक्टर डायग्राम, फेजर डायग्राम एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कौन से केस के? phi = प्लस π/2 वाले केस। सो नेक्स्ट इज सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटेंस ओनली। ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटेंस ओनली। सर्किट बनाओगे कैपेसिटर, कैपेसिटी C का, AC सोर्स, फिर से मैं ले रहा हूं I = I0 sin ओमेगा t। V = V0 sin ओमेगा t लेकर भी किया जा सकता है। तो क्या लिख सकता हूं? ऐसा रिलेशन जो I, C और V को रिलेट करता हूं। जानते हो कोई ऐसा रिलेशन जो करंट I, कैपेसिटी C और वोल्टेज V को रिलेट करता हो?
सी इक्वल टू चार्ज को रिलेट करते हुए है ना, करंट को रिलेट करते हुए डायरेक्ट नहीं है, फिर हम करंट का रिलेशन निकाल लेंगे। वी नो दैट कैपेसिटी सी इक्वल टू Q upon V। We know that capacity C equal to Q upon V और V equal to Q by C। बट Q कितना होता है I dt और V इक्वल टू I dt अपॉन C। या dV लिखना पड़ेगा तब I dt मिलेगा। dV इक्वल टू dq बाई सी, dq होगा I dt, इधर dV। जब इधर चेंज लेंगे हम, वोल्टेज में चेंज लेंगे तो उधर वो हो जाएगा चार्ज में चेंज, और चार्ज में चेंज को फिर लिख सकते हैं हम I dt। अब ये प्रॉपर फॉर्मेट आ गया, इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। पहले डिफरेंशिएशन करना पड़ा था, अभी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा रिजल्ट निकालने के लिए। और dV इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t dt अपॉन C। अब हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर लिमिट्स लगाकर। नाउ इंटीग्रेटिंग इट विद इन प्रॉपर लिमिट्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ dV इक्वल टू I0 टाइम्स C इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t dt 0 टू V। बिना लिमिट्स के करना पड़ेगा। बिना लिमिट्स क्या करोगे, प्रॉपर लिमिट्स हटा दो, कोई लिमिट नहीं, सिंपल इंटीग्रेशन जिसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 0 मान के इंटीग्रेट करोगे। dV का इंटीग्रेशन V I0 बाई सी कांस्टेंट, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, तो एक तो माइनस आएगा, एक ओमेगा आएगा और आएगा कॉस ओमेगा टी। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इज 0। V इक्वल टू माइनस I0 अपॉन ओमेगा सी। 1 अपॉन ओमेगा सी क्या होता है XC। रेफरेंस साइड में मेंशन कर दोगे, XC को रिप्लेस किया तुमने, XC से रिप्लेस किया 1 अपॉन ओमेगा सी को। फिर जैसे सिचुएशन पहले थी, जैसे Z होता है अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL और XC के डिफरेंस का स्क्वायर। X स्क्वायर की जगह मैंने X की जगह लिख दिया XL और XC का डिफरेंस। और इसमें ना तो इंडक्टर है ना रजिस्टर है, दोनों टर्म 0 हो गई, तो Z किसके बराबर हो गया XC के बराबर। और जब I0 को तुम Z से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगा V0। तो Z की जगह तो है XC, तो I0 इंटू XC किसके बराबर हो गया V0, पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। और V इक्वल टू माइनस V0 कॉस ओमेगा टी। अभी कंपेयर करने में दो मुश्किल है, एक तो एक कॉस में है जबकि करंट का एक्सप्रेशन साइन में है, दूसरा एक नेगेटिव साइन और आ रहा है। तुमने सीखा है साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा। मैं दोनों फैक्ट को कंबाइंडली यूज करता हूं। मैं इसको लिखता हूं माइनस V0 साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूं। अगली स्टेप में इस माइनस को अंदर इंक्लूड कर देता हूं। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। अभी कंपेयर कर सकते हैं हम, कंपेयर करके हमें बता सकते हैं कि वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है, पीछे है करंट से। कितना पीछे है, एंगल पाई बाई 2 पीछे है। तो एक्सप्रेशन डिराइव करके तुम मेंशन कर दोगे।
thus in the circuit containing capacitance only, in the circuit containing capacitance only, comma, the voltage lags behind the current by an angle pi by 2. Voltage lags behind the current by an angle pi by 2. तीन डायग्राम के लिए जगह छोड़ दोगे तो तीन डायग्राम आ जाएंगे। इसके बाद सीधे हम सीरीज सर्किट देखेंगे, LCR सीरीज सर्किट। नेक्स्ट इज LCR सीरीज सर्किट। इसी सीक्वेंस में बनाया जाता है इसको, पहले इंडक्टर, फिर कैपेसिटर, फिर रजिस्टर। LCR series circuit dash, let an inductor L comma a capacitor C and a resistance R are connected in series with an AC source having supply voltage। जो AC सोर्स है उसकी सप्लाई वोल्टेज है। अभी तक करंट लेता आ रहा था मैं, इस केस में वोल्टेज ले रहा हूं। हैविंग सप्लाई वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t एज शोन। ये सर्किट बना दोगे तुम। इंडक्टर, कैपेसिटर, रजिस्टर, LCR सीरीज सर्किट। V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t। इंडक्टर के अक्रॉस ड्रॉप VL, कैपेसिटर के अक्रॉस VC, रजिस्टर के अक्रॉस VR। तुमने सीखा है कि जो वोल्टेजेस हैं, वोल्टेजेस के लिए तो नहीं सीखा, हाँ वोल्टेज के लिए सीखा है। तुमने सीखा है जब सर्किट में सिर्फ इंडक्टर होता है तो वोल्टेज लीड करती है पाई बाय 2 से, और सिर्फ रेजिस्टेंस होता है तो वोल्टेज करंट की फेज में होती है, सेम फेज में होते हैं, उनके बीच फेज डिफरेंस 0 होता है। और अगर कैपेसिटर होता है सिर्फ तो वोल्टेज लैग करती है। तो इस फैक्ट को हम एक वेक्टर डायग्राम बनाकर दिखा सकते हैं कि VR तो हमें मिलेगा रेफरेंस डायरेक्शन में, VL मिलेगा पाई बाय 2 आगे और VC मिलेगा पाई बाय 2 पीछे। फिर हम VL और VC का रिजल्टेंट निकालेंगे, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल है 180 डिग्री, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे ज़्यादा वाले में से कम वाले को, रिजल्टेंट मिल जाएगा। और उसके बाद VR के साथ उसका वेक्टर रिजल्टेंट निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर होंगे। तो वो दिखाना सीखोगे। लिखो, we know that V subscript L, VL leads the current, VL leads the current by an angle pi by 2, comma, while VC lags by an angle pi by 2। VL तो लीड कर रहा है और VC लैग कर रहा है। एंड V सबस्क्रिप्ट R, VR, is in phase with current
VR is in phase with current, comma, so representing them as shown, we get, इनके लिए वेक्टर डायग्राम बना रहा हूं, VR VL पाई बाय 2 आगे, VC पाई बाय 2 पीछे। तो ऐसे वेक्टर डायग्राम बनाकर मैं दिखा सकता हूं वोल्टेजेस अक्रॉस इंडक्टर, रजिस्टर एंड कैपेसिटर। तब रिजल्टेंट वोल्टेज हमें निकालनी है यहां पे, तो वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हुए रिजल्टेंट वोल्टेज कैसे मिलेगी? ये जितना VL है इतना आर्क लेकर मैं ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। VL में से VC को घटाना था मुझे, तो जितना VC है VC के बराबर का हिस्सा मैं ऊपर से सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो ये बाकी क्या बचा, इतना हिस्सा क्या है, ये रिप्रेजेंट करेगा VL माइनस VC को। अब VL माइनस VC और VR है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम लॉ से हाइपोटेन्यूस, जिसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा सिंबल V से, रिजल्टेंट वोल्टेज। तो V कितना होगा, अंडर रूट ऑफ VR स्क्वायर प्लस VL और VC के डिफरेंस का स्क्वायर। ये एंगल होगा फाई, जिसे मैं लिख पाऊंगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स VL माइनस VC अपॉन VR। अगर VC बड़ा होता तो नीचे चले जाते, VC माइनस VL लिखते। कॉस इनवर्स में भी लिख सकता हूं, कॉस इनवर्स बेस दैट इज VR अपॉन हाइपोटेन्यूस V। ऐसे लिखा जा सकता है। डीसी सर्किट में ये आसान रिलेशन हुआ करता था। अगर ये डीसी सर्किट होता तो तुम V, VL, VC, VR में एक सिंपल रिलेशन लिख सकते थे कि V इक्वल टू VL प्लस VC प्लस VR। ऐसा किया भी तुमने, कैपेसिटर और इंडक्टर के लिए तो नहीं किया, पर रेजिस्टेंस के लिए तो किया है। तो तुम क्या लिखते थे, V इक्वल टू ड्रॉप अक्रॉस वन एलिमेंट प्लस ड्रॉप अक्रॉस सेकेंड एलिमेंट प्लस ड्रॉप अक्रॉस थर्ड एलिमेंट। पर एसी सर्किट में तुम देख रहे हो रिलेशन चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि एसी सर्किट में वोल्टेज और करंट सेम फेज में नहीं रहते हैं, इनकी फेज चेंज होती रहती है, इसलिए एसी सर्किट में रिलेशन चेंज हो गया। ऐसा रिलेशन होगा एसी सर्किट में। तो इस पर न्यूमेरिकल्स आते हैं जहां पर हमें इस रिलेशन को यूज करना होता है। अब इसमें कोई भी एलिमेंट अगर एब्सेंट होगा तो हम उसके कोरस्पॉन्डिंग टर्म को इसमें से वैनिश कर देंगे, खत्म कर देंगे, एक्सप्रेशन भी रिड्यूस हो जाएगा। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है वोल्टेज का। अगर रेजिस्टेंस नहीं होगा तो VR भी नहीं होगा, अगर इंडक्टर नहीं होगा तो VL नहीं होगा, कैपेसिटर नहीं होगा तो VC नहीं होगा। सिमिलरली हम इसको आगे और सॉल्व करेंगे, Z में, R में, X में रिलेशन निकालेंगे। यहां तक हो गया सबका? बट V हम जानते हैं किसके बराबर होता है, V इक्वल टू IZ। करंट तो सेम रहती है, सीरीज कॉम्बिनेशन, एंड VR, IR, VL, IXL, VC, IXC. Putting these values in equation 1, we get 1 में ये वैल्यू रख दो। Putting these values in equation 1, we get क्या मिलेगा, IZ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I स्क्वेयर R स्क्वेयर प्लस
आई एक्सएल माइनस आई एक्ससी का होल स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाहर अंडर रूट के बाहर आएगा तो आई बनेगा, दोनों साइड आई कैंसिल हो जाएगा, बाकी बचेगा z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर। डिराइव हो गया रिलेशन? पहले डायरेक्ट लिखकर बताया था मैंने तुम्हें शुरू में, वेरियस रिलेशन आर्टिकल था उसमें जो रिलेशंस लिखे थे उसमें डायरेक्ट लिखा था कि z इतना होता है। यहां से हम ऐसे डिराइव कर सकते हैं उसको। जैसा डायग्राम मैंने वोल्टेजेस के लिए बनाया वैसा डायग्राम में z r x के लिए भी बना सकता हूं। रेजिस्टेंस रेफरेंस डायरेक्शन में, इंडक्टिव रिएक्टेंस π/2 आगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस π/2 पीछे, क्योंकि एक्सी एक्सएल के बीच एंगल होता है 180 डिग्री। एक्सी और एक्सएल का रिजल्टेंट इतना हिस्सा ऊपर से सब्ट्रैक्ट करूंगा, बाकी बचता है मेरे पास एक्सएल माइनस एक्ससी, क्योंकि एक्सएल बड़ा है उसमें से एक्ससी को घटाया, आर के साथ रिजल्टेंट लूंगा तो ये रिजल्टेंट होगा z और ये एंगल फिर से फाई, जहां पर तुम पता कर सकते हो फाई इक्वल टू tan इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर, या फिर cos इनवर्स r बाई z। तो ये जनरल एक्सप्रेशन है, न्यूमेरिकल्स में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मॉडिफाई करना पड़ सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द सर्किट, अकॉर्डिंगली हम मॉडिफाई करेंगे। कभी कभी हमको फाई के दो एक्सप्रेशंस को इक्वेट करके भी रिलेशन निकालना पड़ सकता है। ये दोनों डायग्राम जो तुम देख रहे हो, एक वोल्टेज वाला और एक रिएक्टेंस इंपीडेंस वाला, इन दोनों में जो फाई है वो सेम है, एक ही फाई है वो। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं एक फॉर्मूला कि VL माइनस VC अपॉन VR जो कि 10 फाई है, वो किसके बराबर होगा, XL माइनस XC अपॉन R। स्टार मार्क करके लिख दो आल्सो VL माइनस VC अपॉन VR इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। आल्सो VL माइनस VC अपॉन VR इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। एंड कॉस वाला टर्म कॉस वाली टर्म से इक्वेट होगी VR अपॉन V इक्वल टू R बाई Z। VR अपॉन V बराबर होगा R बाई Z के। तो जब कुछ क्वांटिटीज दी होंगी और कुछ अननोन होंगी तो उनको पता करने के लिए, अननोन क्वांटिटीज को पता करने के लिए तुम ये सारे रिलेशंस यूज कर सकते हो। तो डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। हमने पढ़ लिया LCR सीरीज सर्किट। अब हम पावर की बात करेंगे कि सर्किट में पावर, उसके लिए एक्सप्रेशन क्या होता है एसी सर्किट में। जब करंट और वोल्टेज वेरी करते हैं तो नेचुरल है पावर भी वेरी करेगी। तो पावर किस तरह से वेरी करेगी वो स्टडी करना है। इंस्टेंटेनियस पावर वेरी करेगी तो हम एवरेज पावर के लिए एक्सप्रेशन निकालेंगे, एवरेज ले लें। तो नेक्स्ट हेडिंग इज power in AC, power in AC, डैश लगा के लिखोगे। We know that in AC circuits, we know that in AC circuits
comma, the current and voltage does not remain in same phase. The current and voltage does not remain in same phase most of the time. Does not remain in same phase most of the time, comma. So corresponding instantaneous power also varies with time. Corresponding instantaneous power also varies with time, which can be obtained as described below. Which can be obtained as described below. तो उसका एक्सप्रेशन देखोगे तो क्या एक्सप्रेशन बनेगा? डैश लगा लो। I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी, इसके आगे इफ लगा दो। जो करंट है वो है I0 साइन ओमेगा टी एंड V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। इन एक्सप्रेशन से पता चलता है हमको कि वोल्टेज और करंट के बीच फेज डिफरेंस है फाई। कौन आगे है? वोल्टेज एंगल फाई से आगे है। ब्रैकेट में लिखो फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। फाई इज द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। So corresponding instantaneous power will be पावर कितनी हो जाएगी? ये पावर होगी V इंटू आई के बराबर। इट मीन्स V0 साइन ओमेगा टी प्लस फाइव मल्टीप्लाइड बाय I0 साइन ओमेगा टी। V0 I0 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ऐसा मैं लिख सकता हूं। अब इससे कुछ कंक्लूजन निकल पाए, जैसे कि मैं एवरेज पावर निकालना चाहता हूं तो कुछ कंक्लूजन निकल पाए, उसके लिए मेरे को ट्रिग्नोमेट्री की मदद लेनी होगी। ये जो टर्म है साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको मैं कन्वर्ट करूंगा फॉर्मूले की मदद से। तो मैं इस एक्सप्रेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 2 से डिवाइड कर देता हूं। मैं लिख पाऊंगा V0 I0 अपॉन 2 इंटू 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन है साइन बी का, हाँ बोलो, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इस फॉर्मूले को यहां इस्तेमाल करता हूं, मुझे मिलेगा V0 I0 बाई 2 कॉस ओमेगा टी माइनस फाइव। कॉस ऑफ माइनस फाइव दैट इज कॉस फाइव। कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। और दूसरी टर्म मुझे मिलेगी माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है,
इट मीन्स इंस्टेंटेनियस पावर का जो एक्सप्रेशन हमको मिल रहा है उसमें दो टर्म्स आ रही हैं, P इक्वल टू V0 I0 बाई 2 cos phi माइनस V0 I0 बाई 2 cos 2 ओमेगा टी प्लस फाइव। इनमें से जो पहली टर्म है उसमें टाइम नहीं आता, टाइम इज एब्सेंट, टाइम नहीं है उस एक्सप्रेशन में। जिसमें टाइम नहीं है वो वैरी नहीं करेगी टर्म, क्योंकि फेज डिफरेंस फाइव तो कांस्टेंट है, इनिशियल फेज डिफरेंस पूरे टाइम सेम है। और दूसरी टर्म जिसमें टाइम आ रहा है 2 ओमेगा टी कॉस 2 ओमेगा टी प्लस फाइव, वो टाइम के साथ पीरियडिकली वैरी करेगी। तो जो टर्म टाइम के साथ पीरियडिकली वैरी करेगी उसकी एवरेज वैल्यू 0, हाफ साइकिल पॉजिटिव हाफ साइकिल नेगेटिव। पर जो cos फाइव वाली टर्म है वो कांस्टेंट, तो इससे एवरेज पावर हम निकाल सकते हैं, लैंग्वेज में मेंशन करोगे। दिस एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, this expression consists of two terms, that is V0 I0 by 2 cos phi, V0 I0 by 2 cos phi, which is constant, and V0 I0 by 2 cos 2 omega t plus phi, V0 I0 by 2 cos 2 omega t plus phi, comma, which varies periodically with time, which varies periodically with time, so its average value is 0, so its average value is 0. Thus corresponding average power और एक्चुअल पावर भी इसी को बोलेंगे, एक्चुअल पावर और इफेक्टिव पावर भी इसी को बोलेंगे, और वर्चुअल पावर भी इसको बोलेंगे, will be V0 I0 upon 2 cos phi। मैं इसको रीअरेंज करता हूं, मॉडिफाई करता हूं, V0 बाय रूट 2 इंटू I0 बाय रूट 2 cos phi, ऐसा लिख देता हूं, VRMS IRMS cos phi, ऐसा लिख सकता हूं, क्योंकि V0 बाय रूट 2 क्या होता है VRMS और I0 बाय रूट 2 क्या होता है IRMS। इस पावर में ये जो cos phi है ये तय करेगा कि पावर कितनी होगी। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं ऐसे सर्किट की बात करता हूं जिसमें प्योर इंडक्टर है, प्योर इंडक्टर है तो वोल्टेज π/2 एंगल आगे रहेगा करंट से, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ प्लस π/2 एंड cos π/2 इज 0, तो P एवरेज कितना हो गया 0। प्योर कैपेसिटर है तो भी 0 माइनस π/2, प्योर रजिस्टर है तो फेज डिफरेंस 0, cos 0 इज 1, मैक्सिमम पावर कंज्यूम होती है रेजिस्टेंस में VRMS IRMS। तो cos phi तय करेगा कि किसी सर्किट में कितनी पावर कंज्यूम होनी है, इसलिए cos phi को हम नाम देते हैं पावर फैक्टर। मेंशन करो हियर, cos phi इज पावर फैक्टर, cos phi is power factor, comma, which may be defined as cosine of the phase difference between
करंट एंड वोल्टेज, वर्ड पावर फैक्टर को अंडरलाइन कर दोगे। अभी टाइम नहीं है, अभी पढ़ा रहा हूं मैं। कोसाइन ऑफ द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज हो गया, may be defined as the cosine of the phase difference between current and voltage, full stop। तो ये cos phi पावर फैक्टर, ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, अंडरलाइन करके स्टार मार्क कर देना। स्टेटमेंट लिखो, फॉर द सर्किट्स containing resistance only, for the circuits containing resistance only, phi equal to 0। अगर किसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, phi हो गया 0, thus cos phi equal to 1। So maximum power P equal to VRMS IRMS is consumed। Maximum power P equal to VRMS IRMS is consumed। पैराग्राफ चेंज करके नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, फॉर द सर्किट्स कंटेनिंग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ओनली। अगर सर्किट में सिर्फ प्योर इंडक्टेंस या प्योर कैपेसिटेंस है, फॉर द सर्किट्स कंटेनिंग इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस ओनली, phi इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2, phi होगा प्लस माइनस पाई बाय 2, सो cos phi इक्वल टू 0। Hence the average power associated with purely inductive or purely capacitive circuits is 0। Average power associated with purely capacitive or purely inductive circuits is 0, full stop। तो ये कंसेप्ट तुमने सीखा पावर इन एसी के लिए कि कब 0 होती है, इसका प्रैक्टिकल रिलेवेंस क्या है या फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, तुम्हारी जिंदगी में ये फैक्ट कहाँ काम आ रहा है। तुमने पहले रेगुलेटर देखे होंगे, बड़े वाले आते थे, अब भी आते हैं पंखे के साथ। हम कोशिश करते हैं कि पंखा वाला ही रख ले, हमें उसकी जरूरत नहीं होती, तो मुश्किल से 10 रुपए कम करता है। अगर तुम पंखे के साथ जो रेगुलेटर आ रहा है, अभी भी बड़ा वाला ही आएगा साथ में, अगर तुम्हें वो रेगुलेटर नहीं चाहिए तो वो 10 रुपए कम करेगा मुश्किल से, क्योंकि हम लगा रहे हैं छोटे वाले रेगुलेटर। क्या अंतर है दोनों में? बड़ा वाला रेगुलेटर है रेजिस्टेंस बेस्ड रेगुलेटर, करंट को कंट्रोल करता है कैसे? रेजिस्टेंस की मदद से, और रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड पावर फैक्टर 1। तुम लोग से गलती क्या होती है, cos 0 1 होता है, cos थीटा है पावर फैक्टर, तो तुम एंगल 0 को 0 लिख देते हो, तो रेजिस्टेंस के साथ एसोसिएटेड पावर फैक्टर क्या है? 1 मैक्सिमम। तो उस रेगुलेटर से अगर तुम कंट्रोल करते हो पंखे की स्पीड, रेगुलेटर भी बिजली खाएगा, उसमें भी पावर कंज्यूम होगी। पर अच्छा एक फैक्ट और है, उसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रेजिस्टेंस में हीटिंग इफेक्ट, गर्म भी हो जाता है, उसमें भी एनर्जी वेस्ट होती है, बिजली का बिल ज्यादा आता है उसकी वजह से। पर अगर तुम लगाते हो इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक रेगुलेटर में एसी को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं इंडक्टर एंड कैपेसिटर, एल और सी, और एल और सी के साथ एसोसिएटेड पावर फैक्टर 0। ये रेगुलेटर कोई पावर कंज्यूम नहीं करता, एडवांटेजेस है, बिजली का बिल कम आएगा। दोबारा बाद में डिस्कस करूंगा। तो काफी आज के लिए।
कल पढ़ेंगे आगे, परसों खत्म हो जाएगा ये। ऑफिस में आओ।